जयंती के अवसर पर उपस्थित सभी भाई, हमारे मुख्य अतिथि जिन्हें बहुत ही सारगर्भित हम भाषण दे करके और अपनी उद्बोधन के माध्यम से सबको उद्बोधित किया। बहुत ही ढंग का बोलते हैं, जो भी बोलते हैं बहुत ही सारगर्भित और मतलब भविष्य का रास्ता बदलाने वाला होता है। और आज की अध्यक्षता कर रहे जैन पाल साहब, जैन यादव जी, आप सब लोग ये हम उपस्थित हैं, सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने विषम परिस्थितियों में आज आकर के एक प्रबुद्ध मार्ग की ओर चलने का और भारत को प्रबुद्ध बनाने के अभियान का अंग बन करके आप लोगों ने अपनी भागीदारी की। आज एक परीक्षा भी है, बच्चों की लगभग अधिकांश बच्चे उसमें इन्वॉल्व हैं, जो आज है और कल है। हम लोग जानते थे कि मतलब बहुत वर्ग नहीं आ पाएगा, लेकिन हम लोगों का देखिए अब विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है। हम लोग जो आप यहाँ बात कर रहे हैं वो दूर तक जाएगी, जो दुनिया में कहीं से भी इसको सुनना चाहेंगे तो नए ढंग से सुन सकते हैं। देखिए, मैं कलाम साहब को थोड़ा थोड़ा करके मैं चाहता था कि मेरी बात कलाम साहब के बारे में बात जो मेरी हो वो विस्तृत पैमाने पर जाए, लोग बाद में भी सुनना चाहें, देखना चाहें, उसको देख सकें। इसलिए हम लोगों ने आधुनिक साधनों का भी थोड़ा प्रयोग करने का जो साथ में आए हैं। और देखिए, कलाम साहब का जीवन में इतना विस्तार रहा है कि उनके प्रसंग हजारों हैं। कुछ खास प्रसंग जो आज बहुत आवश्यक हैं और मैं रखना चाहूँगा खास करके इस देश के युवाओं के लिए या अन्य प्रबुद्ध वर्ग के लिए। वो कक्षा 5 में जब पढ़ रहे थे तो एक पाठ पढ़ाया अध्यापक ने, पंछी कैसे उड़ते हैं, पक्षी कैसे उड़ते हैं। अमूमन देखिए बच्चे अक्सर होते हैं जो नहीं भी जानते हैं, वो भी कहते हैं हाँ ज्ञान मिला। तो अध्यापक ने पूछा कलाम से कि भाई समझ गए? ऐसा नहीं समझा। तो सब लड़कों ने भी कहा नहीं साहब पूरी तरह से नहीं, क्योंकि भाई दिमाग शुरू से ही उनका वैज्ञानिक था, विज्ञान कभी इधर से उधर सटीक बात करता है। तो ठीक है, शाम को ले चलेंगे समुद्र किनारे। शाम को समुद्र किनारे ले गए और बतलाया कि देखो इस तरह से कलाम साहब के दिमाग में पक्षियों के उड़ने से हवाई जहाज उड़ाने का वहीं से अपना उनका एक मतलब प्रेरणा हुई कि हमें हवाई जहाज उड़ाना है। अच्छा, तो छोटे थे तो बहुत गरीबी का भी वो था, आलम था। इमली के बीज इकट्ठा करते थे घर घर से और ले जाकर के शाम को दुकान को बेच आते थे। एक सिक्का अपनी माँ को रोज देते थे और सिर्फ अपने। दूसरा, अखबार भी उनके चचेरे भाई अखबार बांटते थे। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तो उस समय गाड़ी उस स्टेशन रामेश्वरम पर न रुक करके अगले स्टेशन पर धनुषकोट वहाँ रुकने लगी। तो बड़े भाई ने कहा, उनके चचेरे भाई ने कहा कि तुम स्टेशन पर खड़े रहना, मैं वहाँ से फेंक दूंगा अखबार, तुम पकड़ के और बांट देना लोगों में जहाँ चल रहा था। तो वो स्टेशन पर खड़े होकर के झेल लेते थे, वहाँ से फेंका जाता था बंडल अखबार का, वो उठा करके बांटते थे। देखिए, जिस बच्चे की शुरुआत इमली का बीज इकट्ठा करके बेचने से हुई, जिस बच्चे ने अखबार बांटा, वो दुनिया का सबसे चर्चित और सबसे इच्छित व्यक्ति, जिसको सब लोग चाहते थे कि कलाम साहब हमारे यहाँ मुख्य अतिथि हो जाते, कितना अच्छा। वो मैं सारे बहुत से प्रसंग रखूंगा। तो देखिए, ये थे कलाम, जो शुरुआत ही उनकी अपने ढंग से हुई। अब हाई स्कूल किया और उसके बाद बीएससी में, जिसमें इंटर और बीएससी का था, वहाँ तिरुचिरापल्ली से उन्होंने किया। और उसके बाद से बीएससी की डिग्री के बाद उन्होंने 3 साल का डिप्लोमा कोर्स लिया एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। वो जब 3 साल, उनकी बहन, एक ही बहन थी, उनसे बड़ी थी जोहरा। पैसा नहीं था MIT में एडमिशन के लिए, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो MIT में एडमिशन लिया था।
ऐसा कुछ करना था, तो बहन ने सोने की चूड़ी और अन्य हार व्यवस्था करके वो अपना पैसा दिया एडमिशन के लिए। जब 3 साल का कोर्स पूरा हुआ तो एक प्रोजेक्ट बनाना था। 8 लड़के थे टोटल उसमें, लेकिन 5 लड़कों को एक टीम बनाई गई। कलाम को उसका लीडर बनाया गया। अब प्रोफेसर के श्रीनिवासन जो डायरेक्टर भी थे उस MIT के, उन्होंने कहा कि ठीक है, एक लड़ाकू विमान का डिजाइन करो तुम लोग। अब पूछे कितना दिन में कर सकते हो? आपस में परामर्श करके और 5 लड़कों ने कहा कि 1 महीना। अच्छा, कलाम साहब को जानते थे कि ये बहुत मजबूर भी है और बहुत बहादुर भी है, और मतलब जो संकल्प ले लेता है उसका बहुत धनी है। देखो 4 दिन का समय दे रहा हूँ, आज शुक्रवार है, मंडे तक मैंने सोमवार तक हमको डिजाइन चाहिए, नहीं तो कलाम तुम्हारी स्कॉलरशिप रुक जाएगी। साहब देखिए क्या हुआ, रात भर शुक्रवार की रात कोई बच्चा खाया पिया नहीं, रात भर मिल करके डिजाइन बनाते रहे। दूसरे दिन थोड़ा सा खा पी करके समय दिया। संडे को, तीसरा दिन संडे को आए देखने की क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं। पीछे के खड़े थे तो कुछ लगा कलाम को कि छाया कोई है पीछे, तो कहे कि भाई, कहे साहब आज तैयार है, प्रोजेक्ट लगभग तैयार है नहीं, पूरा विश्वास था। और देखिए ये जरा सा सभी के लिए है, खास करके युवकों के लिए, कि धुन के पके हो करना सीखो, इस तरह से कलाम से सीखो। 1 महीने का काम कैसे 3 दिन में किया जाता है, 4 दिन का लड़के थे लेकिन 3 दिन में पूरा हो गया। तो ये थे कलाम जो हम लोगों को रास्ता दिखा गए हैं और वहीं से आगे बढ़े जहां बहुत कम लोग बढ़ पाते हैं। उसके बाद जब वहां का पूरा हो गया MIT का, तो बंगलौर में HL में प्रशिक्षु स्नातक के रूप में रहे। और उसके बाद 2 इंटरव्यू 57 में निकले थे, उन्हें वांट आई थी, दोनों का भरा उन्होंने। एक DTD&P एक विभाग था, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, ये था। इसमें इसी में सिलेक्शन हुआ बाद में, इसलिए मैंने इसमें संक्षेप में उसको DTD&P एयर। और दूसरा था जो उनका दिली इच्छा थी एयरफोर्स में अधिकारी होना, हवाई जहाज उड़ाना। दुर्भाग्य ऐसा जुड़ा कि अगले साल 58 में दोनों का एक साथ आया। मद्रास में से आना था, इंटरव्यू लेटर का दोनों आया, तो उन्होंने मद्रास से ट्रेन पकड़ी। 40 घंटे का समय था ट्रेन का। उसी दिन उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया खरीदी और 40 घंटे में पढ़ गए मैक्सिमम। और आए तो पहला इंटरव्यू उसी का DTD&P जो अभी डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, इसका इंटरव्यू दिया। रिजल्ट अभी उसके बाद 1 सप्ताह का समय रहा, तो इधर घूम करके और फिर गए मेरठ से होते हुए देहरादून एयरफोर्स के लिए। संयोग से सिलेक्शन नहीं हुआ, 8 लोगों का हुआ, 9वां नंबर था उनका, पर दुखित हुए। लेकिन वो जब दुखित होते थे तो धार्मिक व्यक्तियों के यहाँ जाते थे, लेकिन वो उनका सौभाग्य था कि बहुत अच्छे लोगों से ही उनका वास्ता पड़ता था। स्वामी शिवानंद ऋषिकेश में थे, तुरंत भाग गए, पूछा, गंगा में स्नान किया और स्वामी शिवानंद के यहाँ गए ऋषिकेश में। कहे क्या तुम्हारा नाम क्या है? नाम बताया, समझ गए, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। कहे कुछ दुखित लगते हो? कहे हाँ साहब, मेरा सपना था एयरफोर्स में। कहे हो सकता है तुम्हारे और आगे बढ़ने का रास्ता यहीं से बने। देखिए एयरफोर्स के अधिकारी होते तो वो न हो पाते जो आगे चल करके हुए। इसलिए निराशा से कहीं कुछ होने, है ना, असफलता सफलता का रास्ता तय कराती है। अच्छा सा उसके बाद फिर लौटे, देहरादून से लौटे तो आए, कहे कि देखें जरा DTD&P का क्या है। तो वहाँ
सिलेक्शन हो गया था। उन लोगों ने कहा कि चलिए आप इंजीनियर के रूप में आपकी नियुक्ति हो रही है, वो आप जाइए वहाँ पर रहे। उसके बाद कुछ समय बाद उनकी नियुक्ति हुई रॉकेट के पोस्ट पर इंजीनियर के रूप में। 7 रॉकेट इंजीनियरों को नासा में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। नासा मतलब अमेरिका का जो वहाँ रहे कुछ समय तक। वहाँ भी कुछ उनके ऐसे प्रसंग हैं जिसको प्रेरणा मिलती है कि कैसे आदमी रात भर जग करके और कहाँ वाशिंगटन राजधानी सड़कों पर उनके एक मित्र थे रामभद्रन, दोनों लोग कहते थे कि भाई होटल तो बड़ा महंगा है, जितना मिलता है उतने में तो ये नहीं हो पाएगा, चलो रात भर इधर उधर कल राजधानी घूम लेते हैं। सुबह की फ्री की शटल सेवा थी हवाई जहाज से, चले जाए, वीकेंड में ऐसा होता था। उसके बाद आइए प्रसंग और बहुत महत्वपूर्ण है। 1968 में जनवरी 1968 में विक्रम साराभाई, आप सभी लोग जानते हैं विक्रम साराभाई, मतलब इस देश की जो बहुत प्रतिभाएं रही हैं वैज्ञानिक, उसमें से विक्रम साराभाई थे। ये उस कुल के थे जिस कुल में हमारे यहाँ बहुत मतलब बड़े बड़े साइंटिस्ट हो चुके थे। उसका तो उन्होंने दिल्ली से खबर भिजवाया केरल में, कहा कि तुरंत हमसे दिल्ली में आकर के मिले। उस समय हवाई जहाज भी इतने नहीं थे जितना इस समय है, बहुत दूरी। 3 हवाई जहाज बदल करके दिल्ली आए और साराभाई के ऑफिस में गए, वहाँ सेक्रेटरी से मिले। तो मैं आ गया हूँ, साहब से मिल कर बता दीजिए। तो सेक्रेटरी जाकर बतलाई भैया थी, वो आकर कहेगी आपको अशोका होटल में सुबह 3:30 बजे मिलना है विक्रम साराभाई से। और 3:30 बजे लगेगा कि ये तो बिल्कुल पतार्किक है। तो वो कहे कि भाई ठीक है, अब हम अशोका होटल तो हमारे बस का नहीं है। तो गए ढाबे पर खाना खाए और 11 बजे रहा था रात के, तो चले अशोका होटल और देखे कि बहुत अच्छा सोफा था, लगा हुआ था, एक किताब तो रखी हुई थी। तो सोचे किसी की छूट गई होगी, लेकिन वो होटल की किताब थी, होटल वाले ने रखा था। वो पढ़े, बहुत खुश हुए। किसी तरह से 2 बजे एयरफोर्स के बड़े अधिकारी जिनको बुलाया था विक्रम साराभाई ने, और वो भी आए, सूट बूट आए, एकदम वेल ड्रेस्ड। तो उन्होंने कहा तो लगता है कोई बड़ा अधिकारी है, रात में इतना वेल ड्रेस्ड और तो कोई बोल चाल नहीं, मतलब पूछा नहीं, सब दोनों आ गए। ठीक 3:30 बजे विक्रम साराभाई है आए, नमस्कार किया, काफ़ी मंगाया और उसने के बाद कहे कि चलिए आप लोगों को चलना है मेरे साथ। गए, कहाँ गए ना, तिलपत रेंज ना, दिल्ली से थोड़ी दूर पर फरीदाबाद में, वहाँ पर ले गए। उसमें जीप से गए थे लोग और दिखाया राटो विमान ना, रॉकेट असिस्टेड टेक ऑफ, मैंने उस वायुयान में जिसमें रॉकेट लगा हो उसको राटो विमान कहते हैं। उसको कहा और कहा कि रूसी विमान था। कहा कि ये बतलाइए दोनों आदमी ये डिजाइन बना सकते हैं आप लोग? कहे कि हाँ साहब बना सकते हैं। कहा ठीक है, 18 महीने का हम समय दे रहे हैं, 18 महीने मैंने, और ले जा करके फिर जीप से ले जाकर सोफा पर छोड़ दिए। कहे कि अब मैं, तब तक सुबह हो गई थी, है ना, कहे कि मुझे प्रधानमंत्री के साथ सुबह की चाय पर मिलना है। प्रधानमंत्री का समय 1-2 मिनट इधर उधर, श्रीमती इंदिरा गांधी। और पूछा उन्होंने, बताया कि हाँ साहब बिल्कुल तैयार है, हमारी कंपनी में हम लोग बना के देंगे राटो विमान बना। और उसमें अखबारों में निकला कि अब हमारे यहाँ भी मतलब इस तरह के विमान तैयार होंगे। देखिए शासन किसका हो, किस तरह का हो, जवाहरलाल नेहरू ने इस देश की जो आधारशिला रखी थी वो विज्ञान की थी ना, उस परंपरा को इन लोगों ने भी निभाया। ठीक है, बहुत सी चीजें भी कांग्रेस की सत्ता में आता है तो भ्रष्टाचार और तमाम कमियां होती हैं, वो उसको हम लोग नहीं, लेकिन
1980 में उपग्रह छोड़ा गया रोहिणी, वो जाकर पृथ्वी की कक्षा में मतलब पहुंचा दिया। 26 जनवरी 1981 को पद्म भूषण मिला कलाम साहब को और उनके सीनियर को पद्म भूषण। ये आगे आई 1974 18 मई 1974 पोखरण में पहली बार परमाणु विस्फोट हुआ, बम की तैयारी, उसमें कलाम साहब थे और उसका तो यह हमारी एक तैयारी थी जिसमें वो भी अपने रहे साथ में। 1985 में एक बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, कलाम साहब किसी चीज में हार नहीं मानते थे। उनके साथ सबसे बड़ी अच्छी बात थी, वो विज्ञान के थे, इसलिए विज्ञान के माध्यम से अगर हल ढूंढना हो तो कहते थे मैं उसका करके रहूं। अमेरिका में गए लोग सुपर कंप्यूटर थे, सुपर कंप्यूटर जो खास करके उस समय उन्होंने देखा था कि समुद्र में जब ज्वार भाटा आता है तो कितने लोग मर जाते हैं और उनको कोई प्रशासन जानकारी नहीं दे पाता। तो मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाला ये अगर सुपर कंप्यूटर हो जाए तो उससे बहुत धनजन की क्षति बच जाती है। क्रे इंक कंपनी, लेकिन अमेरिका ने मना कर दिया, हम आपको बेचेंगे नहीं सुपर कंप्यूटर। लौट आए, निराशा हुई और निराश व्यक्ति, लेकिन वैज्ञानिक थे। उन्होंने पुणे में पुणे पुणे का 1988 में उन्होंने 3 साल बाद CDAC उसकी स्थापना हुई जो आपके कंप्यूटर से संबंधित है। और 1991 में भारत ने पहला सुपर कंप्यूटर परम बना के दिखा दिया। अमेरिका वासियों ने अखबार में निकाला, जो उसमें स्ट्रीट वॉल जर्नल में था कि क्रोधित भारत ने कर दिखाया। क्रोधित भारत एक वैज्ञानिक का था। तो देखिए, एक कलाम साहब की अपनी विशेषता थी। उनके साथ अग्नि मिसाइल इतनी महत्वपूर्ण ढंग से जुड़ गई है कि अपनी जीवनी का भी नाम उन्होंने अग्नि का रखा, फायर। आप उसकी कहानी जब सुनेंगे, देखिए, असफलता झेलना हो तो विज्ञान के साथ देखिए, और चाहे राजनीति में भी है, सभी को ये करना पड़ता है। अग्नि मिसाइल 2 बार असफल रही उसका कार्यक्रम। केसी पंत साहब के जमाने में वो रक्षा मंत्री थे, उन्हीं के समय में इसका पहला हुआ, असफल रहा, लौट आए। दूसरा परीक्षण हुआ, वो भी असफल रहा। तीसरी बार जब उन्होंने 22 मई 1989 को रखा, कलाम साहब ने कहा नहीं, बरसात से पहले हमें कर लेना है। मैंने कहा कि अब की बात बिल्कुल नहीं है, हमारी सेना भी तैयार है। मैंने 3 फिर आए केसी पंत, खाना खा करके शाम को समुद्र किनारे टहल रहे थे 3 लोग, केसी पंत भारत के रक्षा मंत्री, कलाम साहब और आपकी सेना के सेनापति, तीनों लोग टहल रहे थे। तो पूछा केसी पंत ने कि कलाम साहब, कल की सफलता के लिए आप मुझसे क्या चाहते हैं? कैसा मुझे क्या चाहिए, मेरे पास तो बड़ी आवश्यकता की सारी चीजें मुझे, हाँ अगर देना चाहते हैं तो एक बिल्डिंग है यहाँ, जो RCI जिसको कहते हैं, रिसर्च सेंटर इमारत, उसको उसके नाम से ही वो थी, उसमें लगाने के लिए 1 लाख पौधे चाहिए। क्या ठीक दे दिया। और कहा कि आपने धरती माता का आशीर्वाद मांगना है, क्योंकि पेड़ तो उसी धरती माँ के आशीर्वाद से, तो मान कर चलिए कि कल आपको सफलता मिलेगी। सुबह 7:17 पर अग्नि मिसाइल छोड़ी गई, एकदम सफल रहा। वहां 300 वैज्ञानिक थे और सबने इतनी खुशी मनाई, कलाम साहब को कंधे पर उठा लिया। प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। केवल केसी पंत ने बहुत सोच समझ करके उनको कहा धन्यवाद, समझ गए, बधाई।
राजीव गांधी समझिए थोड़ा टेक्निकल, उन्होंने कई प्रश्न किए क्योंकि वो विज्ञान के थे और हवाई जहाज खुद ही चलाते थे, तो उन्होंने जवाब दिया। उस दिन जो पार्लियामेंट में उन्होंने बयान दिया वो बहुत महत्वपूर्ण है, राजीव गांधी ने लोकसभा में, और बहुत बचाव करके। आजकल तो लोग वाहवाही में क्या से क्या बोल जाते हैं, उन्होंने बहुत सी, इसलिए इसको बचा के रखना है। और देखिए वो आई हमारी अग्नि मिसाइल, सफल रही दुनिया भर के देशों में, और भारत एक शक्ति बना। 5 मिसाइलें इस तरह से, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और ये अग्नि। अब हमारे जो देखिए एक आदमी जो लगा करके जाता है पौधा, वह बाद में फलित होता है। हमारे कलाम साहब अग्नि की शुरुआत करके गए, और उन्होंने एक बार बीजू पटनायक से एक अपना लेना चाहते थे, चांदीपुर से थोड़ा दूर हट करके, क्योंकि वहाँ अक्सर लोगों को जानकारी हो जाती थी, और चाहते थे लोग कि प्रक्षेपण स्थल ऐसा हो जहाँ बहुत लोग जान न पाए ना। वो उड़ीसा के अंतर्गत आता था। मुख्यमंत्री से वो जानते थे, विक्रमशाला भाई के माध्यम से जान गए थे कैसे मतलब कूटनीति से काम लिया जाता है। बीजू पटनायक जो राष्ट्रवादी थे और बहुत बहादुर विमान चालक थे, कहे साहब हमको रिलेटिव चाहिए, क्या सब कुछ दूंगा जो आप मांगेंगे, लेकिन हमसे वादा करिए कि आप हमें ICBM बना कर देंगे। ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, बहुत दूरी तक, दूरी 5500 से और अधिक की जाए। अग्नि का 6वां संस्करण इस समय बन रहा है, लगभग तैयार की स्थिति में है, वो हमारी ICBM हो। तो देखिए जो रास्ता बना गए हैं वो हम लोगों के सामने है, और अब जो हमारे देश के इस समय जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं वो उन्हीं के पदचिन्हों पर चल रहे हैं। 26 वो 1990 को मैंने गणतंत्र दिवस पर उनको पद्म विभूषण दिया गया 90, और 97 में ये अपना भारत रत्न, 97 के भारत रत्न दिलाने का सारा श्रेय तत्कालीन रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव। वो जानते थे कि हमारी सरकार बहुत दिन तक नहीं चलने वाली है। उस समय इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि कलाम साहब को भारत रत्न किया। नवंबर का महीना था, नवंबर में वो घोषित हो गया, तो मिलना ही था, चलिए। वो जब रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार बने, तो खास करके वो तो पहले उनके साथ जो हुए थे शरद पवार साहब, उनके बने, लेकिन अगले साल ही वो मुख्यमंत्री बन गए महाराष्ट्र में। तो फिर वो रक्षा मंत्री का भार भी प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने ही अपने पास रख लिया था। तो अगले साल इनका ये हुआ कि 1993 में 62 वर्ष के हो गए। 62 वर्ष मैंने रिटायरमेंट की एज। हम लोग सब अधिकांश हमारे साथी 62 की व्यवस्था में क्या, तो व्यक्तिगत फाइल भेजी गई पीवी नरसिंह राव के पास। वो फाइल पर दस्तखत उन्होंने नहीं किया। कहा कि वे अरुणाचल प्रधानमंत्री के सलाहकार थे, कहा कि आप कलाम साहब को लेकर के आइए। कलाम साहब को लेकर के आए तो पूछे कि भाई क्या बात है, आप क्यों रिटायर होना चाहते हैं? ऐसा 62 साल का हो गया हूँ, आप मतलब एज पे कहे कि मैं तो 72 साल का हूँ, ये आपके अनुसार तो मुझे भी रिटायर हो जाना चाहिए, मैं तो प्रधानमंत्री हूँ। फाइल पर लिखा, कहा कि अगले आदेश तक विस्तार दिया जाता है, जब होगा आर्डर तब ये रिटायर हो गए। देखिए यह उनकी सेवाओं का, उनको पहचानने वालों का, ऐसा नहीं है हमारे खास करके जो चाहे, यह उनका परम सौभाग्य था कलाम साहब का। जवाहरलाल नेहरू से लेकर इसके बाद प्रधानमंत्री हैं, इन तक उनका साथ खड़ा है, और अधिकांश अपने ढंग से सभी के साथ उनकी नहीं।
एक और बहुत महत्वपूर्ण संस्था 1993 में वो चेयरमैन बने, TIFAC, टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। ये मतलब यह सारी चीजों पर 500 वैज्ञानिकों का इन्होंने एक सम्मेलन बुलवाया और विस्तार से कहा कि विशेषज्ञों की टीम है, हम लोग भारत को 2020 तक कैसे बना सकते हैं विकसित देश के रूप में, उस पर आप लोग रास्ता बताइए हमको। तो काउंसिल ने विचार किया और यह वहीं से निकला भारत यानी इंडिया 2020, और अगले 2 साल बाद 95 में वो पुस्तक भी आ गई, 1995 में छाप करके आ गई भारत 2020। अब बताइए, जिस व्यक्ति ने 2020 के पहले ठीक 95 में जो पुस्तक आ गई और बहुत चर्चित रही विद्वानों के बीच में, लेकिन वह किसी राजनेता के गले नहीं उतरा, माने संकल्प में नहीं बना, और सभी दलों के लोगों से मिलते थे कि वो तो नॉन पॉलिटिकल थे, वो कोशिश करते थे कि सब लोग स्वीकार कर लें भारत को विकसित देश बनाने का अभियान है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। चलिए अब हम लोग और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। उसमें क्या था जो विकसित भारत का जो उन्होंने सपना देखा था, तो उस मोटे में शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधा, कृषि और फूड प्रोसेसिंग, सूचना और संचार, अधोसंरचना और परमाणु ऊर्जा। अधोसंरचना नदी का ये था, अति महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, चाहे अंतरिक्ष की हो या रक्षा क्षेत्र की, इनका विकास करना। तो ये चीज है कि अब हम लोगों को कलाम साहब रोड मैप बना करके दे गए हैं। एक इंजीनियर नक्शा बनाता है और दूसरा भवन या बनाते। देखिए, राजनेता भी बहुत सारी चीजें, हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों को तो बना बनाया रोड मैप दे गए हैं, अब उसको राजनीतिक संकल्प के रूप में लेना है। तो आइए, उनका एक बहुत अच्छा कथन है कलाम साहब का, अगर 19वीं शताब्दी यूरोप की थी, 20वीं शताब्दी अमेरिका की थी, तो 21वीं शताब्दी भारत की होगी। कलाम साहब का कथन है, 21वीं शताब्दी 2001 से लेकर के आगे तक इसी में होना है। मुलायम सिंह जब रक्षा मंत्री थे तो यहाँ इलाहाबाद में भी आए थे। देखिए, कभी कभी होता है कि लोग पहचान नहीं पाते। मुलायम सिंह यहाँ आए थे, उनको साथ लेकर के आए थे अपने वैज्ञानिक सलाहकार को। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में डॉक्टर साहब संजोग से वो नहीं, हम चाहते थे वो आते तो, लेकिन छोटा हम थे यहाँ, उनको सभी जानते थे, मुख्यमंत्री रहे थे, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझसे पहले उनको कलाम साहब को सुनिए, देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। एक आध लोगों ने, छात्र नेता खास करके जो दक्षिणपंथी विचारधारा के हैं, क्या नहीं इनको नहीं, आप बोलिए आप, तो खैर हटाया गया बोलिए। तो देखिए, जब मुलायम सिंह ने कहा कि नहीं, इनको पहले सुनिए, देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, तो बात बतलाइए। रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार, चलिए, और राष्ट्रपति हुए तब भी शायद लोगों ने नहीं पहचाना उनको, है ना? पहचाने होते तो उनकी बात को माने होते। अब आप बताइए कि भारतवर्ष में ऐसा कौन सा राजनेता था, कहा जाता है मुलायम सिंह जी के बारे में, अभी उनका 10 तारीख को देहांत हुआ है, व्यक्तियों को पहचानने की क्षमता उनमें बहुत थी। वो भारत के रक्षा मंत्री थे, उन्हीं के अंडर में थे कलाम साहब, उनके उनसे जूनियर। वो कभी नहीं बुलाते थे अपने यहाँ, जब मिलना होता था तो स्वयं जाकर उनसे मिलते थे, सर कहते थे सर ये सम्मान की बात है। तो कलाम साहब कई सखई आए, हवाई जहाज से आ रहे थे, मौसम खराब था इसलिए एक बार लौट गए। फिर किसानों का सम्मेलन था, फिर कहने नहीं मित्र के गांव मुझे चलना ही है, वहाँ किसान मेरा इंतजार कर रहे हैं। फिर दोबारा कार्यक्रम बना तो किसानों के साथ हुआ है, और तो ये हो गया। उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर, जिसका विदेशी भाषाओं में भी बहुत अनुवाद हुआ है, भारत की 13 भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ है। और एक बहुत बड़े पत्रकार से पूछा गया कि
भारत में एक किताब कौन सी है जिसको पढ़ना अनिवार्य है? तो उन्होंने कहा कलाम की जीवनी, विंग्स ऑफ फायर। अब आप समझ सकते हैं कि वो कितनी महत्वपूर्ण है, कितने प्रेरणादायक है। और मैं तो काफ़ी, जब मैंने भारत को जानने का प्रयास किया तो उसी क्रम में कलाम साहब को थोड़ा गंभीरता से भी पढ़ करके हमने कहा नहीं, कलाम साहब को मुझे स्वीकार करना चाहिए। और एक और प्रसंग है, बिहार विधानसभा में, ये बगल में गेस्ट हाउस था, वहाँ 2000 में गए। अपने सहयोगी अरुण तिवारी जो उनके लेखक रहे और जीवनी लिखे हैं, उनके साथ गए बिहार में। तो गेस्ट हाउस में सुबह का नाश्ता आया, न टोस्ट और जैम, तो उनको पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि जरा अरुण पता करो किचन में कुछ खाने वाले लायक है। तो गए, कहे साहब दिल्ली से जितने साहब आते हैं यही दिया जाता है। कलाम साहब साहब नहीं है, ये संत हैं। कहा 15 मिनट में भात बना के देते हैं। भात बना के दिए, बड़े चाव से खाए, लेकिन उन्होंने शिकायत किया, क्या देखो तिवारी, कितने लोग यहाँ कंजूस हैं, इमली का पेड़ यहीं दिखाई पड़ रहा है, एक भी इमली नहीं पड़ी है खाने में। दक्षिण भारत में इमली का प्रयोग बहुत होता है, इमली का, केले का, नारियल का, ना काफी। चलिए, 1 नवंबर 2001 में तेजपुर विश्वविद्यालय में गए, असम के तेजपुर। वो जब भी जाते थे तो दीक्षांत समारोह के बाद लड़कों से जरूर बात करते थे। फिर लड़कों से बातचीत के क्रम में किसी लड़के ने पूछ दिया कि साहब ब्रह्मपुत्र में बाढ़ हर साल आती है और बर्बादी होती है, और भारतवर्ष में एक राज्य है राजस्थान जहाँ हर साल सूखा पड़ता है, बर्बाद, क्या ब्रह्मपुत्र का पानी राजस्थान नहीं भेजा जा सकता? कलाम साहब से पूछा। कहा बेशक भेजा जा सकता है। कहा कि शायद भारत के प्रधानमंत्री भी चकरा जाते इस प्रश्न पर। तो देखिए, यह बच्चों को खाली अपने मन की बात न सुनाइए, उनके मन की भी बात सुनने की जरूरत है। अब ऐसे न्याय चाहिए कि बच्चों की बात भी सुन सके और उससे कुछ नई चीज सीख सके, खास करके नवोन्मेष, नवाचार, जिसको इनोवेशन कहा जाता है। देखिए, कलाम साहब के जीवन इस जयंती के अवसर पर बहुत दिनों से मांग की जा रही है कि कलाम साहब की जयंती को राष्ट्रीय नवाचार दिवस के रूप में मनाया जाए। विज्ञान इत्यादि की जो बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन आज तक भारत सरकार ने नहीं माना है, मानना पड़ेगा। देखिएगा, हो सकता है 24 में ही नवाचार दिवस के रूप में मनाया जाए। अब तो ये प्रश्न बन गया हम लोगों का भी। आनंद है जिला है, अब तो वहां पर गए स्कूल में, आनंदालय, वहां पर लड़कों ने फिर वही उनके साथ चर्चा में, तो एक लड़के ने प्रश्न कर दिया कि कलाम साहब सबसे बड़ा शत्रु कौन है हमारा? वो भी थोड़ा क्या बतलाएं, उन्होंने कहा अच्छा और सब लड़के बतलाएंगे, तुम लोग बतलाओ भाई। तो एक लड़की स्नेहल ठक्कर कक्षा 12 की छात्रा थी, उसने कहा साहब सबसे बड़ा शत्रु हमारी गरीबी है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। ये 2002 की बात है, शुरुआत की। वो जब राष्ट्रपति हुए कलाम साहब, तो उस लड़की को उन्होंने अपना स्पेशल गेस्ट बना करके बुलाया शपथ ग्रहण समारोह में, स्नेहल ठक्कर। ये होता है प्रतिभा को पहचानने का और युवकों को, युवा शक्ति को प्रश्रय देने का। रमजान के अवसर पर हर साल होता है, और आप लोगों ने सुना होगा भोजा अफ्तार पार्टी बड़ी बृहद राजनेता देते हैं। जब राष्ट्रपति बने तो हुआ साहब आपको भी अफ्तार पार्टी कर रहे हैं? नहीं। मैं पूछे अपने सेक्रेटरी से इसमें कितना पैसा खर्च होगा? लगभग हमको कहा 22 लाख। 22 लाख कहीं कोई नहीं, किसी को नहीं, खाते पीते लोगों को भी यहाँ बुलाने की क्या जरूरत है? इस 22 लाख को गरीब बच्चों के, अनाथ बच्चों के कपड़ा, भोजन, दवा में खर्च कराओ। वो चयन करके एक टीम बनाई, कहे कि चयन करके लाओ, ये सब पैसा बांटना है। देखिए, कलाम साहब उस रास्ते को अपनाते थे जिस रास्ते को बहुत लोगों की चलने की हिम्मत नहीं पड़ती, और वो बने बनाए रास्ते पर नहीं चलते थे। नहीं,
ये त्रिपुरा एक राज्य है, आप लोग जानते हो, वहाँ माणिक सरकार एक सीपीएम के मुख्यमंत्री थे, बहुत ईमानदार, मैंने कर्पूरी ठाकुर की पैटर्न है, वह है बेहद ईमानदार, बहुत मतलब ये सादगी वाला व्यक्ति। उनसे इनके बहुत अच्छे संबंध थे, 3 बार गए थे तो दोस्ती हो गई थी, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में वो साथ नहीं लिए क्योंकि प्रतिबद्ध थे अपने सीपीएम का स्टैंड से। लेकिन इन्होंने कहा जैसे ही राष्ट्रपति हुए तो अपने तिवारी को भेजा, अरुण तिवारी को, जाओ पूछो उनसे, नहीं बतलाया कि हम वोट नहीं दिए, कहा जाकर माणिक सरकार से पूछो कि उन्हें क्या चाहिए ना, हमसे राष्ट्रपति से क्या चाहिए ना। वो फिर अपना कार्यक्रम बनाया, तो वहाँ उन्होंने शिल्पीकारों को भेजा माणिक सरकार दिल्ली में बांस की झोपड़ी बनाने का, और राष्ट्रपति भवन में बांस की झोपड़ी बनी, वो जिसको अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे संत कलाम की कुटिया, संत कलाम की कुटिया के नाम से मशहूर। वहाँ जब चिंतन मनन करना होता था तो उसमें वो बैठते थे। 2004 के गणतंत्र दिवस में ब्राजील के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि हुए, तो लूला दा सिल्वा, उनकी बचपन की कहानी आप सुनेंगे तो आश्चर्य होगा। वो भी इन्हीं की तरह से थे, वो बचपन में जूते साफ करते थे और उसके बाद वो मशीन पर काम करते थे, उनके बाएं हाथ की उंगली कट गई थी, शिक्षा ले नहीं पाए थे, लेकिन इतना साहसी आदमी आगे चल करके उन्होंने 3 बार सफल हुए चुनाव में, अंत में राष्ट्रपति बने। तो 2004 में उनको गणतंत्र दिवस की परेड में बुलाया गया। ब्राजील एक विकसित देश है, अब आप सोच सकते हैं कि कैसे लोग फिर यहाँ खोजते हैं कि इस वंश का होना चाहिए, इसका कुछ नहीं, ये गरीब घर के बच्चे को जिसकी उंगली कटी हुई थी मशीन से, उन्हें उसको राष्ट्रपति बनाता है देश, और तो कितना महत्वपूर्ण को करते हैं। देखिए गोखले इंस्टीट्यूट है पुणे, वहाँ गए थे, बुलाया जाता था, तो वहाँ पर एक भाषण दिया, उसका एक अंश है, श्रेष्ठ आचरण के बिना राजनीति बिना हवा वाले गुब्बारे जैसी है। कितनी महत्वपूर्ण बात है, श्रेष्ठ आचरण के बिना राजनीति बिना हवा वाले गुब्बारे जैसी है। डॉक्टर नॉर्मन बोरलैग, सब लोग जानते हैं, उनका नाम रहता है, मतलब बौने गेहूं के जनक और कृषि क्रांति करने वाले, दुनिया भर में नोबेल पुरस्कार पाए थे। तो यहाँ MS स्वामीनाथन पुरस्कार उनको दिया गया और कलाम साहब के हाथों। उस समय उनकी अवस्था 91 साल की थी, और जहाँ तो खचाखच भरा होता था वैज्ञानिकों से, और ये कलाम साहब के हाथों पाना था। तो जब बोरलैग खड़े हुए तो भारत के वैज्ञानिकों का नाम लेकर के, जिसे पीछे की ओर जो बैठते तो कहते थे, जो खड़े हुए राजा राम जी, डॉक्टर राजा राम गेहूं के विशेषज्ञ थे, और ये तमाम लोगों को पाइए, सबको देखिए वो आदमी कितना आदर देने वाला, जो हमारे यहाँ मतलब नहीं, और नाम लिया उन्होंने, खुद कहा, कलाम साहब ने बताया है। और हमारे यहाँ जो कृषि क्रांति लाने में सी सुब्रमण्यम और स्वामीनाथन का बहुत बड़ा रोल रहा है, लेकिन अब द्वितीय हरित क्रांति की जरूरत है हम लोगों को। 2005 में 1 जुलाई 2005 को विधान चंद्र राय पुरस्कार डॉक्टरों को देना था उनको, तो 35 डॉक्टरों को गए, और विधान चंद्र राय का जो जिक्र आता है तो वो 14 साल बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। जिस तारीख को पैदा हुए थे यानी 1 जुलाई को, उसी 1 जुलाई को उनका देहांत नहीं हुआ। अब कहाँ हुआ? मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे बैठे काम कर रहे थे। तो इतना लोकप्रिय डॉक्टर और विधान चंद्र राय हम लोगों के आदर्श, खास करके डॉक्टरों के, प्रेरणा उनसे लेनी चाहिए। जब 74 वर्ष के हो गए कलाम साहब, तो उनके सामने आया कि 75वां जन्म दिवस मनाना था, 74 वर्ष पूरा हो गया, कहाँ कैसे मनाएंगे? उन्होंने कहा ठीक है हम हैदराबाद में बच्चों के साथ मनाएंगे। तंजानिया वो 1 साल पहले गए थे, 2004 में तंजानिया गए थे, और वहाँ के बच्चों को देखा कि बच्चे छोटे गंभीर हृदय रोग के कारण मतलब आनुवंशिक परेशानियों से मर जाते हैं।
बहुत लोगों को गरीबी में इलाज नहीं हो पा रहा है। कहें कि ठीक है, अगर हिंदुस्तान में तो आए और यहाँ पर चर्चा की अपने साथियों से, तो डॉक्टर को तैयार किए और एयर इंडिया उनके मित्र थे जो उन्होंने कहा कि ठीक हम फ्री में बच्चों को ला देंगे, और डॉक्टर से कहा कि फ्री में इलाज कर दें, तो कहा हम खाने पीने की भी व्यवस्था कराते हैं। दोनों चीज़ तय हो गई। अब जितने बच्चे आए उतने उनकी माँ भी साथ आई, उनकी बच्चे और उनकी माँ सब लोग फ्री में खाना पीना और इलाज हुआ सबका। कलाम साहब टाफी स्पेशली सबके लिए टाफी लेकर के गए थे वहाँ हैदराबाद, और एक रूम में सभी बच्चों को रखा गया। बाहर खड़े थे कौन, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति थे, तो गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और वो एनटी रामाराव थे, दामाद चंद्रबाबू नायडू। काफी देर तक कलाम साहब बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत खुशी उनको थी बच्चों के साथ। ये देखिए, इस तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए कि बाहर के देश का बच्चों का इलाज करवाया फ्री में। अब हिंदुस्तान में क्या ऐसे डॉक्टर, ईश्वर करे 10 गुना बढ़े, जो फ्री में इलाज करने की मतलब दे। इस तरह से बहुत सी चीजें हैं जो उनके साथ। एक और प्रसंग है जो मैं कहना चाहूँगा। वेंकटवानी महर्षि अरविंद के शिष्य थे और आई हॉस्पिटल आई के बहुत अच्छे जानकार हो गए थे, लेकिन उनकी कलाम साहब की तरह से रुचि थी, वो भी शादी नहीं किए थे। उनकी पहले वो चाहते थे स्त्री रोग विशेषज्ञ होना, लेकिन वो हो नहीं पाया था, वो आई के हो गए। और वो क्या करते थे, 3 में से 2 से फीस लेते थे, 2 का फ्री में इलाज करते थे, 1 आदमी से फीस लेते थे, और कहते थे कि तुमको रोगी को खुद तय करना है कि वो फीस देगा कि नहीं देगा। इतना हम लोगों के साथ। और देखिए, आया उनका 2011 में सीताराम जिंदल फाउंडेशन ने 1 करोड़ रुपया देने का वादा किया, नहीं वो घोषणा किया कि ये फाउंडेशन 2011 में किए गए कार्य के आधार पर पूरे भारतवर्ष में कलाम साहब का चयन कर रहा है। सूचना दी गई कि 1 करोड़ रुपया, तो उन्होंने इनकार कर दिया, कहा नहीं हम इस तरह का पुरस्कार नहीं लेते। उन लोगों ने हाथ पैर जोड़ा, कहा कि नहीं साहब, आप स्वीकार करते हैं तो आगे आने वाले पुरस्कार पाने वालों का हौसला बढ़ेगा, वो गौरवान्वित होंगे कि इसके पहले कलाम साहब ये पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। तो वहाँ से अंतिम बेचारे 2015 में फैसला किया, वहाँ पर जाना था शिलांग में, IIM शिलांग, बच्चों को IIM के बच्चों को संबोधित करने। विषय चुना था उन्होंने, रहने लायक पृथ्वी ग्रह को बनाना। पृथ्वी ग्रह को माना पृथ्वी को रहने लायक हो, तो आजकल देख ही रहे हैं। बोलने के लिए खड़े हुए, खाली कहे कि आज का मेरा विषय है रहने लायक पृथ्वी ग्रह को बनाना। इसी के बाद गिर गए और देखिए उनका वो देहांत हो गया 83 साल की अवस्था में। हम लोगों के सामने चलिए हम उनके और उनके वरिष्ठ जो रहे गुलाम सिंह को अपने सरहद के हम याद दिलाना चाहते हैं कि कलाम साहब हम लोगों को जो दे करके गए हैं वो बहुत बड़ी चीज़ दे कर गए। उसको लेकर के खास करके युवा वर्ग को ये राह पकड़नी है, और जब तक देश प्रबुद्ध नहीं बनेगा, अभियान नहीं चलाया जाएगा, वो जो है राइट और रॉन्ग के बीच की चीज़ को अपने से नहीं डिस्टिंग कर पाएगा, तब तक हम लोग सही राह नहीं पकड़ पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो कि हमारा युवा वर्ग, खास करके युवा वर्ग जो राजनीति में, खास करके राजनीति में पहल करने की जरूरत है। पहल आप आइए और अगला नायक तुम्हें लोगों को बनना है। ये देश किसी का बपौती नहीं है, आप करोगे। और यह रास्ता हमेशा इस देश में हमेशा ऋषि महर्षियों की, वैज्ञानिकों की बहुत बात मानी गई है। ऋषि तुल्य थे, उनकी बात को आज नहीं कल सारा देश मानेगा, और ये देश विकसित देश बन करके रहेगा। यही हम लोगों का संकल्प है, इसी रास्ते पर चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद।